बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस देख ली होंगी। तो हम कर रहे थे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 3 ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक जो कि लेवल सर्फेसेस से स्टार्ट होगा। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। फर्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल सर्फेसेस। देखिए जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है लेवल, जैसे ये नोटबुक है ये एक लेवल में है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो लेवल सरफेसेस भी इसी टाइप के होते हैं। इसके लिए आपको एक स्केलर फील्ड कंसीडर करनी पड़ेगी जो हम ले लेते हैं फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आपके पास एक स्केलर फील्ड है और किसी भी रीजन आर में, ठीक है। रीजन क्या होता है, एक जगह आप कितनी भी ले सकते हैं। तो एक आपने रीजन लिया है आर और वहां पे आपने ये स्केलर फील्ड कंसीडर कर ली फाई ऑफ एक्स वाई जेड। तो ऐसे पॉइंट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, किस इक्वेशन को, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ठीक है। सभी पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सभी पॉइंट्स मिलके बनाएंगे एक लेवल सरफेस। ध्यान से समझिए, आपके पास कोई भी एक रीजन है आर, उसमें आपने एक स्केलर फील्ड कंसीडर कर ली फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ओके। तो ऐसे सभी पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सभी पॉइंट्स मिलके बनाएंगे एक लेवल सरफेस, ठीक है। और लेवल सरफेस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक लेवल में ना ऊपर ना नीचे, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, ठीक है। तो लेवल सरफेस इस तरीके का सरफेस होता है जो कि फाई ऑफ एक्स वाई जेड के हर एक पॉइंट पे, अब आप खुद ही देखिए, अगर हम कहना चाहें इस इक्वेशन के सभी पॉइंट्स लेवल सरफेस कैसे बनाएंगे, जब ये कांस्टेंट सेम हो। अगर कांस्टेंट डिफर करेगा तो आपकी स्केलर फील्ड जो आपने ली है वो भी तो डिफर करेगी ना, वो भी अलग अलग होगी, ओके। हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई भी आपके पास ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर है, इसी तरीके से होता है ना, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये सेंटर है। तो अब इसको कंप्लीट कर देंगे तो अर्थ ही बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, ये आपका मान लीजिए लेवल सरफेस है, ओके। लेवल सरफेस का मतलब इस लेवल और ये लेवल सरफेस बना है पॉइंट से मिलके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उनसे मिलके लेवल सरफेस बनेगा। तो ये मान लो ये सभी वही पॉइंट्स है जो इस इक्वेशन को फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ये सभी वही पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस देखिए, तो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, यहाँ देख लो आप, या फिर यहाँ देख लो, या फिर यहाँ देख लो, किसी भी पॉइंट पे देख लो, ये डिस्टेंस आपको सेम मिलेगा। तब जाके हम इस सरफेस को क्या कहेंगे, लेवल सरफेस। या आप इसका सेंटर से भी डिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, या फिर इसका, तीनों पॉइंट मतलब कितने भी आप पॉइंट्स ले लो, सबका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से या फिर इस सरफेस से सेम होगा, तो इस सरफेस को हम बोलेंगे लेवल सरफेस। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि लेवल सरफेस होता क्या है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम इज लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड बी अ स्केलर फील्ड ओवर अ रीजन आर, जो कि हमने लेवल सरफेस में भी पढ़ा है, तो इसे आपको लेट कर लेना है। देन थ्रू एनी पॉइंट ऑफ आर दैट पासेस वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस, आपको प्रूव करना है कि आर के किसी भी पॉइंट से सिर्फ एक ही लेवल सरफेस पास होगा। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल सरफेस जो है वो पास हो सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इस थ्योरम में आपको प्रूफ करना है कि आर के किसी भी पॉइंट पे सिर्फ आपका एक ही लेवल सरफेस पास होगा, ओके। तो इसकी प्रूफ करने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, यहाँ पे हम कोई भी दो लेवल सरफेस कंसीडर कर लेंगे आर के किसी भी पॉइंट पे और उन दो लेवल सरफेस को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर रीजन का कोई भी पॉइंट लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यही शो करना है ना कि उस पॉइंट से एक लेवल सरफेस पास होगा। तो सबसे पहले तो हम उस पॉइंट को ही कंसिडर करेंगे कि वो पॉइंट क्या है। तो आप लेट कर लीजिए, यहाँ पे उस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी, x1 y1 z1, ठीक है। ये आपका कोई भी पॉइंट है, बी एनी पॉइंट ऑफ द रीजन आर, ठीक है। ये आपने कोई भी पॉइंट ले लिया आर रीजन का। अब यहाँ पे हम दो लेवल सरफेस कंसीडर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप लेवल सरफेस ले लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी वन, ठीक है। और लेवल सरफेस में क्या होगा, स्केलर फील्ड तो आपकी सेम ही रहेगी। इस इक्वेशन में ओनली क्या डिफर करेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर C1 था कांस्टेंट, यहाँ पे आप ले लीजिए C2, ठीक है। तो ये दोनों ही जो आपके लेवल सरफेसेस है ये किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, P पॉइंट से, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे पास थ्रू पॉइंट P, पास थ्रू पॉइंट P,
ओके। अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि ये दोनों ही लेवल सरफेस इन्हें हमें इक्वल दिखाना है, तो इससे प्रूव हो जाएगा हमारा कि सिर्फ एक पॉइंट से एक ही लेवल सरफेस पास हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये लेवल सरफेस इस पॉइंट से पास हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है ये इस लेवल सरफेस को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे पुट कर दें एक्स वाई जेड की जगह अगर हम पुट कर दें x1 y1 z1 इज इक्वल टू c1 एंड यहाँ पे फाई ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू c2, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स जो भी होंगे, ये पॉइंट जो है वो इन दोनों लेवल सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि स्केलर फील्ड की तो एक यूनिक वैल्यू होती है ना। स्केलर का मतलब क्या है, एक वैल्यू, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपकी जो स्केलर फील्ड है फाई ऑफ एक्स वाई जेड, उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी। यूनिक वैल्यू का मतलब ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, यही मतलब है ना। तो यहाँ पे आपके कॉन्स्टेंट्स जो है C1 और C2 वो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, रीजन आपका यही है कि स्केलर फील्ड में वैल्यूज चेंज नहीं होती। जैसे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ा है, तो स्केलर की वैल्यू फिक्स रहती है। तो यहाँ पे ये दोनों भी तो स्केलर फील्ड है, तो क्या इनकी वैल्यू चेंज होगी, नहीं। वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स आपके यहाँ पे दोनों ही कॉन्स्टेंट से इक्वल है। और इक्वल होने का मतलब, इक्वल होने से क्या हो गया, ये दोनों इक्वेशंस भी आपकी इक्वल हो गई। दैट मीन्स एक ही लेवल सरफेस ऐसा होगा जो कि इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बस आपको कोई भी पॉइंट लेना है रीजन आर का, फिर उस पॉइंट पे आपको दो लेवल सरफेसेस ले लेने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर आपको इन दो लेवल सरफेस को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करना है तो जैसा कि आपको पता है ये पॉइंट है और ये दो आपने इसी पे ही लेवल सरफेस, इसी के लेवल सरफेस लिए हैं, तो ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड की वैल्यू जो होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, स्केलर फील्ड की कैसी वैल्यू होती है, यूनिक होती है, ये चेंज नहीं होती हर एक पॉइंट पे। तो दैट मीन्स आपके दोनों कांस्टेंट्स इक्वल है। दोनों कांस्टेंट्स इक्वल होने का मतलब यहाँ पे आपके दोनों जो भी आपने लेवल सरफेस लिए थे, लेफ्ट हैंड साइड तो इनकी पहले से इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। दैट मीन्स जो भी आपने लेवल सरफेस लिए थे यहाँ पे वो क्या है, इक्वल है। तो ये तो हमें प्रूव करना था। दैट मीन्स इस पॉइंट से सिर्फ एक ही लेवल सरफेस होगा जो पास कर सकता है। आपको अच्छे से किस तरीके से लिखना है वो अभी हमने बुक में से क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें सॉल्यूशन भी था, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज इतना जो है वो इनफ है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई। देखिए यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब ग्रेडियंट फाई का मीन्स क्या है, कहाँ पे ये लाई करता है, इसके एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, मतलब आपको इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना है ग्रेडियंट फाई को। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक थ्योरम दी गई है, del phi or we can say gradient phi is normal to the surface this और where c is a constant। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो ग्रेडियंट फाई है आपका डेल ऑफ फाई, ये इस सरफेस के नॉर्मल है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम में भी डायग्राम बनाया हुआ था, किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ठीक है, अर्थ का मान लो, कैसे मान लो, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे ये लेवल सरफेस है इसका। क्लियर, ओके, ये ऊपर वाला लेवल सरफेस है। और जैसा कि हमें पता है ये जो भी स्केलर फील्ड आपने कंसीडर करी थी रीजन आर में, उस स्केलर फील्ड को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उन पॉइंट से मिलके आपका ये क्या बना हुआ है, लेवल सरफेस बना हुआ है। इतना तो हमने डिस्कस कर ही लिया था ना, लेवल सरफेस में इन पॉइंट से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इनका जो डिस्टेंस होगा, चाहे वो आप सेंटर से ले लीजिए या फिर अर्थ के सरफेस से ले लीजिए, वो क्या होगा, सेम होगा। तो अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये जो भी सरफेस है आपका, डेल फाई इसके नॉर्मल है। दैट मीन्स डेल फाई इस सरफेस के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यही आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सरफेस लेट कर लेते हैं जो कि आपको दिया भी हुआ है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इस सरफेस में हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पी। मान लीजिए ये है, ये आपने ले लिया यहाँ पे पॉइंट पी और एक्स वाई जेड, ये तो पता ही है आपको, 3 कोऑर्डिनेट्स है इसके। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे लेट पी इज एनी पॉइंट ऑन लेवल सरफेस। ठीक है, ये आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट P है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी होगा। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट P है आपका और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ से, इसको हम ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर को वेक्टर R। ठीक है, तो आपने क्या करा है, सबसे पहले तो देखिए इसका प्रूफ लिखेंगे किस तरीके से। देखो सबसे पहले आपने ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे,
तो लेट द सरफेस बी, क्या है आपका सरफेस, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये पॉइंट पी लेट करा एंड देन इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो सपोज पी एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन सरफेस 1। ठीक है, आपकी बुक में इस सरफेस को माना गया है 1, और आर हम इसका ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर, तो किस तरीके से लिखेंगे, एंड आर बी द पोजीशन वेक्टर। ये जो वेक्टर आर है आपका, ये क्या है, बी द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है पोजीशन वेक्टर को आप किस फॉर्म में लेट करते हैं, मान लीजिए आपका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, तो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो देखिए ये तो आपने कंसीडर करा है अभी फर्स्ट पॉइंट। अब आपको एक अनदर पॉइंट कंसीडर करना है क्यू, जो कि इसके नेबर में है। तो मान लीजिए लेट सपोज क्यू पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लेंगे, तो अगेन यहाँ पे देखिए ये सेम ही लिखेंगे आप, सपोज क्यू। अब कोऑर्डिनेट्स मैं बता देती हूँ, यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से लेंगे, ऑब्वियसली पी से तो हमें डिफरेंट लेने पड़ेंगे, तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स तो रहेंगे ही। इनमें आप क्या कर देंगे, स्मॉल चेंजेस को ऐड कर देंगे, मतलब एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई एंड जेड प्लस डेल जेड। ये हो गया आपका पॉइंट क्यू। अब ये पॉइंट क्यू है तो इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर जरूर होगा यहाँ से, जो कि डायरेक्ट होगा। तो इस पोजीशन वेक्टर में भी हम क्या कर देंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर देंगे। इसका वेक्टर आर था, इसका हो जाएगा वेक्टर आर प्लस डेल वेक्टर आर। ठीक है, और इसके अगर पोजीशन वेक्टर की हम वैल्यू लिखें तो किस तरीके से हो जाएगी, देखिए वेक्टर आर प्लस डेल वेक्टर आर, उसकी क्या थी, एक्स आई कैप, फिर प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से थी। अब इसमें भी सेम वही चेंजेस आएंगे, यहाँ पे आर प्लस डेल आर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आर था, आर से क्या हुआ है, आर प्लस डेल आर, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस डेल एक्स आई कैप, वाई प्लस डेल वाई जे कैप, जेड प्लस डेल जेड के कैप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ऑफ पॉइंट क्यू। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट 2 पॉइंट्स हमने, सबसे पहले तो आपका जो सरफेस दिया हुआ है उसे हमने कंसीडर किया, लेट किया, फिर हमने यहाँ पे पी पॉइंट लेट किया। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, उसका पोजीशन वेक्टर लिखा, एंड सेम आपने दूसरा एक नेबरिंग पॉइंट लेट किया क्यू, उसके हमने क्या लिखे, कोऑर्डिनेट्स लिखे, और उसका पोजीशन वेक्टर को हमने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि पी क्यू निकालो, पी क्यू वेक्टर की वैल्यू निकालो, तो क्या होता है, दोनों के जो भी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस कर दो। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं वेक्टर पी क्यू, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है ना वैसे यहाँ पे, तो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, आर, वेक्टर आर प्लस डेल वेक्टर आर, इसमें से आप माइनस कर देंगे जो पी का पोजीशन कोऑर्डिनेट है वेक्टर आर को। ठीक है, इसी को ही आप ओपन कर लो, वेक्टर आर प्लस डेल आर माइनस वेक्टर आर, तो प्लस और माइनस दोनों वेक्टर आर कैंसिल हो गए अपोजिट साइन में, आपके पास बचता है बस यहाँ पे डेल वेक्टर आर, और डेल वेक्टर आर की क्या वैल्यू है, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे डेल वेक्टर आर की। तो देखिए आपका वही प्रीवियस वाला डायग्राम है जो हमने पीछे बनाया हुआ था। अब यहाँ पे आपने क्या किया था, जस्ट अभी तक 2 पॉइंट्स कंसीडर किए थे आपने, पी क्यू इनके पोजीशन वेक्टर लिखे थे, यही किया था। अब यहाँ पे अगर आपका क्यू पॉइंट पी को अप्रोच करने लगे, ठीक है, आपका जो क्यू पॉइंट है वो किसे अप्रोच करने लगे, पी को। ठीक है, तो मान लीजिए क्यू यहाँ से किसको अप्रोच कर रहा है, पी को, पी की तरफ ये जाते जा रहा है, तो क्या होगा, पी और क्यू एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ही पॉइंट बन जाएंगे, मतलब बिल्कुल इक्वल भी नहीं होंगे। देखिए क्यू टेंड्स टू पी, टेंड या फिर अप्रोच, इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों इक्वल ही बन जाएंगे, पर ऐसे मतलब इक्वल ही हम इनको मान सकते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, एक आपने नंबर ले लिया 0 और एक आपने ले लिया 0.0000000000001, है ना, तो हम इसको भी 0 ही मान लेते हैं, पर ये होता तो नहीं है ना 0, ये 0 से भले ही थोड़ी सी ही सही पर बड़ी क्वांटिटी तो है। तो सेम यहाँ पे यही मतलब होता है टेंड्स और अप्रोच का। ठीक है, तो क्यू क्या करेगा, पी को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे जो पी क्यू है वो किसी कर्व के बजाय क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट। मान लीजिए क्यू ने इसको अप्रोच करा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू क्या बन जाएगा यहाँ पे,
टेंजेंट बन जाएगा लेवल सरफेस पे, ये आपका लेवल सरफेस है ना, ठीक है, ये पीछे भी नहीं लिखा था पर आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, लेवल सरफेस है। तो पी क्यू ना यहाँ पे एक टेंजेंट बन जाएगी। अब यहाँ पे तो आपके क्या थे, पोजीशन वेक्टर्स थे, तो इस टेंजेंट प्लेन पर, इस टेंजेंट का जो भी आपका प्लेन बनेगा, यहाँ पे एक आपका पोजीशन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसकी फॉर्म होगी इस तरीके से डी आर वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में अब हमें प्रूव क्या करना है, डेल फाई को नॉर्मल दिखाना है सरफेस के, जो भी आपका ये फाई ऑफ एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो दैट मीन्स डेल फाई की तो डायरेक्शन इस साइड में होगी, यही होगी ना डेल फाई की डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में हमें नॉर्मल दिखाना, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल होगा। और हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमें दो किसी भी वेक्टर्स को इक्वल दिखाना होता है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हम जीरो के इक्वल दिखा देते हैं। अगर इन दोनों का जो भी आपका ये वेक्टर डी आर अब यहाँ पे इस प्लेन पे लाई कर रहा है और डेल फाई, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये जो है आपका डेल फाई ये इस प्लेन के नॉर्मल है। यही करते हैं ना, स्केलर प्रोडक्ट को हम जीरो दिखा देते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका ए डॉट बी ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, है ना, और कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 90, तो कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, थीटा क्या है यहाँ पे 90 और कॉस 90 जीरो, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट भी जीरो। तो अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है, ओके, या फिर नॉर्मल दिखाना है, तो हम उसके डॉट प्रोडक्ट को जीरो शो कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अब हमें पता चल गया कि हमें शो क्या करना है, आपका जो डेल फाई है, ओके, और जो आपका ये डी आर जो कि टेंजेंट प्लेन पे आपका ये लाई कर रहा है, इसकी डॉट प्रोडक्ट को हमें जीरो के इक्वल शो करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो जैसे कि हमें पता है डी फाई अगर हम ले, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स डी एक्स, ये हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, टोटल डिफरेंशियल की आई थिंक एक्सरसाइज 3.1 में प्रॉपर्टीज थी, तो वहाँ पे टोटल डिफरेंशियल की प्रॉपर्टीज में भी हमने ये पूरी जो मैं टर्म यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, जो इक्वेशन, ठीक है, वो हमने पढ़ी थी। तो कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई डी वाई प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड डी जेड। ओके, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए डी फाई इज इक्वल्स टू, जो आपके पास फॉर्म है यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के इक्वल। कैसे, देखो कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके देखिए तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, तीनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाते हैं, तो कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स इंटू डी एक्स, सेम कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई डी वाई प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड डी जेड, सेम है। तो आप ये जो भी आपके पास क्वांटिटी है इसको लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की फॉर्म में, जो कि आपने यहाँ पे लिख लिया। ये तो आपका एक तरीके से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो पोजीशन वेक्टर है, उसके यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी आर वैक्टर, ओके, और इसकी डॉट प्रोडक्ट। अब ये फॉर्म आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप, कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, ये आपकी किसकी फॉर्म है, डेल की फॉर्म है, और ये किसके ऊपर, ये जो डेल है वो किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, फाई के ऊपर, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद डी वेक्टर आर, लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में। देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि फाई है तो एक कांस्टेंट ही ना, जो आपने यहाँ पे ये स्केलर फील्ड ली थी, स्केलर का मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट को जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो क्या आता है, जीरो। आप 2, 3 इनका या फिर किसी भी नंबर का जो कि कांस्टेंट हो उस डिफरेंशिएशन करने लगो तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो यहाँ पे जैसा कि हमें पता है ये जो स्केलर फील्ड आपने कंसीडर करी थी ये कांस्टेंट है, तो जब आप इस पे आप इस पे डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया, आपने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, जीरो, जीरो इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी वेक्टर आर। इसका मतलब यही तो हमें शो करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ गया है, दैट मीन्स आपका डेल फाई इस प्लेन के, फाई ऑफ एक्स वाई जेड प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यही तो आपको शो करना था इस एग्जांपल में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शंस।
तो स्केलर पॉइंट फंक्शन वही अगेन आप लेट कर लीजिए, यहाँ पे फाई ऑफ एक्स वाई जेड क्या है आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ओके, और ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन आपने लिया ये किसी भी रीजन आर में है, ठीक है, जैसे कि हमने लेवल सरफेस में बेसिक में ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है आपका P ऑफ एक्स वाई जेड, ये आपका क्या है पॉइंट है, और ये भी आपका रीजन आर में ही है, और दूसरा पॉइंट आपने एक क्यू पॉइंट लेना है, ठीक है, मतलब सेम वही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी है, प्रीवियस थ्योरम में भी पढ़ी है। तो एक पॉइंट आपको P लेना है, ये एक पॉइंट आपको Q लेना है जो कि P के जस्ट पास में ही है, नेबर में ही है, x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई एंड z प्लस डेल z, ये आपको लेना है पॉइंट Q, और ये दोनों क्या है नियर है, एक दूसरे के पास में है। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए इसका एक एक्सप्रेशन टाइप आपको दिया हुआ है, लिमिट q टेंड्स टू p, ये तो हमने देख लिया था प्रीवियस में भी कि q क्या करेगा, p को टेंड करेगा। यहाँ पे फाई ऑफ q माइनस फाई ऑफ p डिवाइड बाय pq, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसे हम कहेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट p इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर a। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये आपको एज अ नोट दिया हुआ है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डायरेक्शनल डेरिवेटिव है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंसीडर करना है पी क्यू को ना आप स्मॉल s ले लो, मतलब छोटा सा कोई भी डिस्टेंस ले लो जो कि यूनिट वेक्टर a की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये आपका कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट हो गया पी क्यू जो कि यूनिट वेक्टर a के डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे अब निकालू डेल फाई अपॉन डेल एस तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल फाई मतलब आपको एक तरीके से फाई में चेंज निकालना है कि कितना चेंज हुआ है, तो क्यू से पी, तो आप क्या करेंगे फाई क्यू में से क्या माइनस कर देंगे फाई पी, तो इससे आपका जो भी ये डेल फाई है वो निकल जाएगा, और डेल एस को अभी हमने किसके इक्वल लिया पी क्यू के इक्वल, तो डेल एस की जगह पे हम यहाँ पे पी क्यू पुट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी चेंज हुआ है फाई का यूनिट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इसे हम यही तो बोलेंगे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। और डायरेक्शन तो आपको पता ही हमने स्टार्टिंग में ही लेट करके चलना है कि इन द डायरेक्शन, जैसे हमने यहाँ पे ये लेट किया था ना पी क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, ये आपको कोई भी स्मॉल एलिमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है। तो ये आपको डेल फाई डिवाइड डेल एस, ये आपको क्या बता रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई पर यूनिट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ऐसा आपका क्या डिस्टेंस ही तो होता है ना। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि Q जब P को टेंड करे, P को अप्रोच करे तो क्या होगा, अब यहाँ पे बस सिंपली लिमिट लग जाएगी कि Q टेंड्स टू P, Q P को टेंड्स करे, बाकी सारी क्वांटिटी सेम रहेगी, फाई Q माइनस फाई P डिवाइड बाय PQ, ठीक है। अब Q P को टेंड कर रहा है तो यहाँ पे आपका डेल्टा S भी डेल्टा S किसे टेंड करेगा, जीरो को, क्योंकि Q और P दोनों एक ही पॉइंट हो चुके हैं, और आपने ये PQ इनके बीच का डिस्टेंस ही तो लिया था ना डेल्टा S। अब जब ये दोनों ही एक पॉइंट हो चुके हैं, मान लीजिए जैसे ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया आपने डेल्टा S, पर अब Q P को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट एक तरीके से मान लीजिए ये ही P है और ये ही Q है, तो यहाँ पे डेल्टा S आपका कुछ रहेगा नहीं, तो डेल्टा S की तो वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, मतलब डेल्टा S भी किसे टेंड्स करेगा, जीरो को टेंड करेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा फॉर्म, लिमिट डेल्टा S टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे आपका ये जो डेल फाई डेल S है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब डेल्टा एस तो जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये अब किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डी फाई अपॉन डी एस में, और ये हमें क्या बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसा आपका डिस्टेंस है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा एस किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को तो रिप्रेजेंट करता है ना, तो यहाँ पे ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एस, ठीक है। और आपको ये पता ही है कि ये पी पॉइंट की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि ये क्यू पी को अप्रोच कर रहे हैं तो क्यू पॉइंट तो समझो गायब ही हो गया, अब यहाँ पे ये पी पॉइंट पे है। सो ये है आपका एक्चुअल में मीनिंग कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, जब आप इस पे ये डायरेक्शन अप्लाई कर देंगे ना कि क्यू टेंड्स टू पी, तब आपके पास जाके ये फॉर्म आएगी, तो यही होता है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। सो दिस इज आवर नेक्स्ट थ्योरम। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड फाई एट अ पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि आपके पास कोई भी पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और वो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, तो उस पॉइंट P पे जो स्केलर फील्ड होगी उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फॉर्म में होना चाहिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो हमने पढ़ ही लिया, जस्ट इसको जैसे हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव को प्रूफ किया था
उसके एक्सप्रेशन को सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो देखो, जैसे यहाँ पे P पॉइंट तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, हम यहाँ पे Q पॉइंट कंसीडर करेंगे। लेट Q बी अ पॉइंट, और ये Q पॉइंट हम कैसा लेते हैं, P के नेबर में लेते हैं, P के पास में होना चाहिए, P के नेबरहुड में। तो हम एक ये Q पॉइंट ले लेंगे जो कि P के नेबरहुड में होगा। ओके, अब देखो जो हमारे पास अब लाइन बनेगी PQ, ठीक है, इसी तरीके से होता है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है P, यहाँ पे आपने ये अनदर पॉइंट ले लिया इसके नेबरहुड में Q, तो यहाँ से एक लाइन तो बनेगी ही, ठीक है, PQ की। तो इसके जो यूनिट वेक्टर होगा इस लाइन के अलोंग, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब ऑब्वियसली जब ये P पॉइंट वेक्टर A की डायरेक्शन में है तो इसके यूनिट वेक्टर को भी हम कैसे डिनोट करेंगे, A कैप से, ठीक है। ए वेक्टर A की डायरेक्शन में तो उसी का ही क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर की फॉर्म ये तो होती है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस जो भी होते हैं। तो PQ के लाइन की आप डायरेक्शन कोसाइंस ले लीजिए LMN, LMN ये क्या ले लो आप, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन PQ। तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, LI कैप MJ कैप एंड NK कैप। ओके, तो यह हो गया आपका यूनिट वेक्टर A। अब नेक्स्ट आपको देखिए, जैसे कि हमने वहां पे भी लेट किया था, अगर आपके इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो XYZ है, और PQ को हम क्या लेके चलते थे, पॉइंट P के तो कोऑर्डिनेट्स ठीक है आपके XYZ है, PQ को हम कितना लेके चलते थे, एक स्मॉल डिस्टेंस लेके चलते थे डेल्टा S, यही लेके चलते थे ना PQ को। तो PQ को हमने मान लिया डेल्टा S, तो अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं सेम जैसा आपने पहले प्रूफ किया था, सेम उसी तरीके से। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया है तो ये आप इजीली कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस टाइप से लिखेंगे, देखो Q, तो यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x प्लस L डेल S, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल S है, और आपके पास L M N ये क्या डायरेक्शन कोसाइंस है, तो x प्लस L डेल S, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, y प्लस M डेल S, z प्लस N डेल S, ये क्या हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट Q के, ठीक है। तो ये जितनी चीजें चाहिए थी हमने लेट कर ली, P पॉइंट आपको दिया ही हुआ है, Q पॉइंट आपने दूसरा लेट कर लिया, डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर A के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा A कैप, उसे आपने लेट कर लिया। मतलब ये जितनी भी चीजें चाहिए थी अब हमने यहाँ पे जो है सारी की सारी फाइंड कर ली है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जैसे कि आपको पता है डी फाई डिवाइड बाई डी एस यही होता है, और क्या फॉर्म होती है इसकी, लिमिट Q टेंड्स टू P, एक फॉर्मूले की तरह आपको याद रखना है, ठीक है। फाई Q जो फाइनल पॉइंट होता है माइनस फाई P, ठीक है, Q में से P का जो भी होगा स्केलर फील्ड उसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय PQ, यही आपका मेन जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है। अब जस्ट इसको सॉल्व करते चलना और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए लिमिट जो है हम क्या करते हैं, Q P को टेंड्स करता है ना, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, Q किसे टेंड करता है, P को अप्रोच करता है, तो यहाँ पे P और Q एक ही पॉइंट बन जाते हैं। तो जब P और Q इनके बीच का आपने डिस्टेंस लिया डेल S, अब ये एक ही पॉइंट बन चुके हैं, तो डेल S तो यहाँ पे 0 हो गया ना, समझे इस कंडीशन को। तो यहाँ पे लिमिट क्या लगा देंगे हम, डेल S टेंड्स टू 0, ठीक है, क्योंकि P और Q एक ही पॉइंट, Q P को टेंड कर रहा है, P को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए। अब यहाँ पे देखिए Q और P जो भी आपकी है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, फाई Q मीन्स फाई Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, x प्लस L डेल S, y प्लस M डेल S, z प्लस N डेल S, ओके, माइनस फाई P के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके x y z, ओके, ये आपने यहाँ पे पुट कर दिए, डिवाइड में PQ को हमने क्या लेट करा था यहाँ पे डेल S, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे डेल S, ओके। अब देखिए एक आपने एक्सपेंशन पहले भी पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं टेलर्स थ्योरम, टेलर्स एक्सपेंशन बोलो, टेलर्स थ्योरम बोलो, तो वहां यहाँ पे अब हम यूज करने वाले हैं टेलर्स थ्योरम, लिख देंगे बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे टेलर्स थ्योरम। तो देखिए टेलर्स थ्योरम जो है बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। देखिए डेल्टा एस टेंड्स टू 0 लिमिट तो आपकी सेम रहेगी, ओके। अब हम इस ये जो है ना फाई ऑफ दिस, इस पे हम टेलर एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टेलर एक्सपेंशन ना आई थिंक आपका कुछ इस तरीके से होता है, जो भी आपका फंक्शन होता है पहले f ऑफ 0 प्लस f डैश 0, नेक्स्ट टर्म में हमें डेरिवेटिव करना होता है इस तरीके से। तो इस पे जब हम टेलर एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले तो आ जाएगा फाई ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि फाई ऑफ 0 होता है ना यहाँ पे, इन टर्म्स की जगह क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में प्लस, नेक्स्ट टर्म में आपको करना होता है डेरिवेटिव। तो अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव करें एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में, और डेरिवेटिव कैसा होगा यहाँ पे पार्शियल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये टर्म तो जैसे आपकी कांस्टेंट है L डेल S,
ओके। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम इसी तरीके से एम डेल एस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस एन डेल एस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी सिर्फ दो ही टर्म्स लिख लें और फिर बहुत फर्दर कितना भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे है आपका माइनस फाइव एक्स वाई जेड, माइनस फाइव एक्स वाई जेड। ओके, अब यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्लस का है फाइव ऑफ एक्स वाई जेड एंड ये माइनस का फाइव एक्स वाई जेड, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ से तीनों टर्म्स में से डेल्टा एस तीनों टर्म्स में है तो आप डेल्टा एस कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से आप डेल्टा एस कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास जो डेल्टा एस है उससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर ना, यहाँ से मान लो आपने ये डेल्टा एस कॉमन ले लिया, तीनों टर्म्स में से ये कॉमन ले लिया, कट हो गए यहाँ पे, तो इससे ये डिनोमिनेटर वाला डेल्टा एस कट हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 एल कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस एम कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस एन कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, ये आपके पास बचा हुआ है। ओके, अब आप इसको ये जो भी टर्म है, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एस टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा एस की तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो जब आप इस पे लिमिट भी अप्लाई कर देंगे ना तब भी यही टर्म रहेगी आपके पास। ठीक है, सेम इसी तरीके से इक्वल टू करके आप लिख देंगे इसी टर्म को, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस है ही नहीं और कोई भी लिमिट जो है वो पुट नहीं होगी। अब आप इसको लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की फॉर्म में। ऑब्वियसली ये पहले भी हमने किया है, कैसे लिखेंगे देखिए, ये हम निकाल क्या रहे हैं, डी फाई बाय डी एस निकाल रहे हैं। तो देखो डी फाई बाय डी एस मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो पहला वेक्टर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और डॉट प्रोडक्ट इसका कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, इस इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आएगा, एल कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस एम कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस एन कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, सेम वही फॉर्म है आपके पास यहाँ पे, तो हम इसको दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए आपका जस्ट लास्ट ही स्टेप बचा है, यहाँ पे क्या है, डी फाई बाय डी एस इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी एस इज इक्वल्स टू, देखो अब ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि आपको पता है कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, ये तो होता है आपका क्या, डेल, है ना, ग्रेडियंट, और ये किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, फाई के ऊपर, तो आप इसको डेल फाई लिख सकते हैं। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ये क्या है आपका, एल आई कैप प्लस एम जे कैप एन के कैप, क्या निकाला था हमने, ये यूनिट वेक्टर ये निकाला था ना, तो यहाँ पे आप लिखते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि जो भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव है स्केलर फील्ड फाई का पॉइंट पी पे जो कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में हो, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फॉर्म में आना चाहिए, तो ले आए हम ये फॉर्म। सो योर नेक्स्ट थ्योरम इज, देखिए, if unit vector n be a unit normal to the level surface phi of xyz is equals to c at point p and n be the distance of p from some fixed point a in the direction of unit vector n, तो यहाँ पे unit vector n आपको एक unit normal दे दिया जो कि phi of xyz is equals to c इस level surface के normal है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहे इस level surface के साथ और किसी भी point p पे। ठीक है, और जो point p है और एन यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन में एक अनदर पॉइंट ए है, उनका जो फिक्स डिस्टेंस है दोनों का वो आपको दे दिए यहाँ पे स्मॉल एन। ओके, और डेल्टा एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ नॉर्मल एट ए इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन। तो आपको प्रूव करना है कि ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन इनटू में यूनिट वेक्टर एन कैप। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखिए अब इस थ्योरम में जैसे कि आपको एक लेवल सरफेस दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये आपका लेवल सरफेस है। ओके, सो दिस इज योर लेवल सरफेस। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एन कैप जो है वो आपका लेवल सरफेस की यूनिट नॉर्मल है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पी पे, तो पहले तो आपको वो पॉइंट पी लेट करना पड़ेगा, मान लीजिए ये है वो पॉइंट पी। ओके, अब इसके यूनिट नॉर्मल दैट मीन्स इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जैसे कि आपको पता है पॉइंट पी से क्या होता है, एक टेंजेंट जाती है। ठीक है ना, एक टेंजेंट प्लेन, मतलब एक प्लेन पे ये यहाँ टेंजेंट होती है, टेंजेंट प्लेन बनता है यहाँ पे, तो इसके यूनिट नॉर्मल दैट मीन्स बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे है, क्या, यूनिट वेक्टर एन कैप। ओके, अब आपको बोला है कि यहीं पे आपको एक ए फिक्स पॉइंट लेना है। ठीक है, कोई भी आपका फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए आपका फिक्स पॉइंट है ए, और इस पी पॉइंट से फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल एन। तो इतना आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको प्रूव करना है ये,
ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन इंटू में यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, ये आपको प्रूव करना और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको गिवन है और ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे इसका ये जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ना आपको, इसके नॉर्मल, टेंजेंट के नॉर्मल, लेवल सरफेस के नॉर्मल, आपको जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। जैसा कि आपको पता है ग्रेडियंट फाई की भी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल होती है, हमने एक थ्योरम में प्रूव भी किया था। तो देखिए यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर एन है ये भी इस लेवल सरफेस के नॉर्मल है और ग्रेडियंट फाई भी क्या होता है, लेवल सरफेस के नॉर्मल होता है। तो दोनों ही नॉर्मल है, तो हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई और यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन, ये दोनों इक्वल होंगे बट एक दूसरे के ना कुछ टाइम्स, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक डेल फाई इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर एन, ये कंडीशन हम लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है डेल फाई की डायरेक्शन भी क्या होती है, लेवल सरफेस की। ये आपका लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस, ठीक है, और डेल फाई की भी डायरेक्शन लेवल सरफेस के नॉर्मल होती है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी और जैसे लैम्डा की वैल्यू निकली इसमें पुट कर देना, आपका रिजल्ट प्रूव है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। देखो अब जैसे कि आपको पता है डी फाई बाई डी एन क्या होता है, डी फाई बाई डी एन क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, और किस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे लिया है, यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन में। तो दिस इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन। अब जैसा कि हमने पढ़ा है प्रीवियस ही थ्योरम में कि जैसे प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, डी फाई बाय डी एस इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट फाई एंड डॉट प्रोडक्ट इसकी ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे डी फाई बाय डी एन है, इसको इससे कंपेयर करके लिखेंगे तो इजी रहेगा। तो डी फाई बाय डी एन, देखो यहाँ पे डी फाई बाय डी एस किसके इक्वल है, डेल फाई, इसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ए। यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए क्यों आया, क्योंकि आपका जो ये फाई दिया हुआ था ये किसकी, वेक्टर ए की डायरेक्शन में दिया हुआ था, और यहाँ पे जो भी हम ये थ्योरम करें यहाँ पे हमारे कौन से डायरेक्शन में दे रखा है, यूनिट वेक्टर एन के डायरेक्शन में दे रखा है। तो डेल फाई तो यहाँ पे सेम रहेगा और डॉट प्रोडक्ट इसके किसके साथ होगी, यूनिट वेक्टर एन के साथ, क्योंकि यही आपको यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपने निकाली प्रीवियस थ्योरम का रिजल्ट यूज करके। ओके, अब देखो डी फाई बाई डी एन है, ये एज इट इज ये प्रीवियस थ्योरम का रिजल्ट है, तो ये आप साइड में मतलब ब्रैकेट में दिखाएंगे अगर आपको दिखाना होगा तो। ओके, हाँ दिखाना होगा, नहीं शो ही करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपने इसके रेफरेंस में ये लिखा है इसका यूज करके। ओके, तो आपको ये जरूर शो करना है। तो देखो डी फाई बाई डी एन इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर एन। अब यहाँ पे देखो डेल फाई को हमने किसके इक्वल निकाला हुआ है, लैम्डा टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर एन, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर एन और इसके डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर एन के साथ। यूनिट वेक्टर एन डॉट यूनिट वेक्टर एन, दो सेम यूनिट वेक्टर और उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। जैसे आई कैप डॉट आई कैप 1 के इक्वल होता है ना, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा लैम्डा, और ये है डी फाई बाई डी एन। तो हमें लैम्डा की तो वैल्यू निकालनी थी, क्या आ गई, डी फाई बाई डी एन। अब इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, डेल फाई इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पे क्या होगा, डी फाई बाई डी एन और इसकी डॉट प्रोडक्ट नहीं, हाँ इस तरीके से यूनिट वेक्टर एन, डॉट तो है ही नहीं ना यहाँ पे, नॉर्मल है, मतलब लैम्डा और एन कैप है, तो डेल फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन यूनिट वेक्टर एन। यही तो आपको प्रूफ करना था, देखो यहाँ पे, ठीक है, ग्रेडियंट फाई, ये ग्रेडियंट ये तो है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन यूनिट वेक्टर एन, hence proved, यही आपको प्रूव करना था। ओके, so let's move on to the next theorem. The next theorem is show that gradient phi is a vector in the direction of which the maximum value of d phi by ds occurs. बहुत ही ज्यादा सिंपल थ्योरम है, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ग्रेडियंट फाई एक वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन मतलब डिफाइन नहीं है कि यूनिट वेक्टर ए में है या फिर वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। आपको यहाँ पे ये बोल रखा है जहाँ पे भी डी फाई बाई डी एस की मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, वहां पे आपको दिखाना है कि ग्रेडियंट फाई उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर है, ये आपको शो करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखो यहाँ पे इतना तो हमें पता ही है कि अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं फाई का इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए, तो उसका हम एक्सप्रेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी एस इज इक्वल्स टू डेल फाई और इसकी डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ए के साथ, है ना, 2-3 टाइम्स हम ये यूज कर चुके हैं, प्रीवियस थ्योरम में भी हमने यूज किया। ओके, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे। अब जैसे कि आपको पता है डेल फाई की वैल्यू अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में निकाली है, क्या होती है, डी फाई बाई डी एन और यूनिट वेक्टर एन इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, डेल फाई की क्या वैल्यू होती है, डी फाई बाई डी एन और मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर एन, और ये डॉट ए है तो इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे यूनिट वेक्टर ए के साथ। ठीक है, तो डी फाई बाई डी एन
ठीक है। अब यूनिट वेक्टर एन और ए की क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है और हमें पता है कि अगर आप करते हो ए डॉट बी और इसको ओपन करो तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना स्केलर प्रोडक्ट का, ये डॉट प्रोडक्ट अगर आप बोलो तो इसका क्या हो जाएगा, देखो डी फाई बाई डी एन। अब ये दो यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए, और क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। अब जैसा कि हमने रिव्यू चैप्टर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपका डी फाई बाई डी एन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये तो 1 1 हो जाएंगे ना दोनों, तो डी फाई बाई डी एन कॉस थीटा आ गया आपके यहाँ पे। और थीटा क्या है, यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर एन के बीच में क्या है, एंगल है, ये तो पता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी एस अकर, हमें यहाँ पे डी फाई बाई डी एस की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो अब डी फाई बाई डी एस जो है ना वो इन दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है, तो इन्हीं के ही अकॉर्डिंग हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम देखो ये डी फाई बाई डी एस की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब आपका डी फाई बाई डी एन ये तो फिक्स हो जाए और कॉस थीटा आपका मैक्सिमम हो जाए, यही होगा ना, ठीक है। तो कॉस थीटा आपको पता है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, दिस इंप्लाइज कितने मतलब थीटा की कितनी वैल्यू पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 आती है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स यूनिट वेक्टर एन और यूनिट वेक्टर ए के बीच में क्या होना चाहिए, 0 डिग्री का एंगल, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अलॉन्ग होने चाहिए, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर ए भी आपका इस डायरेक्शन में हो और यूनिट वेक्टर एन भी आपका इस डायरेक्शन में हो, यही मतलब है इसका। और जैसे कि आपको पता है ये जो यूनिट वेक्टर एन होता है ये क्या होता है, लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है ना लेवल सरफेस के, ठीक है, हमने प्रीवियस थ्योरम में ही देखा। तो दैट मीन्स जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम कब होगा, जब लेवल सरफेस के नॉर्मल हो आपका, ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन है अगर वो लेवल सरफेस के नॉर्मल है तब आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, तभी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू किस पे डिपेंड करता है, टोटली ग्रेडियंट ऑफ फाई के मैग्नीट्यूड पे। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी एन, इसको हम लिख सकते हैं ना इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल, क्योंकि यूनिट वेक्टर एन की भी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल होती है लेवल सरफेस की, और ग्रेडियंट फाई की भी वही डायरेक्शन होती है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका थ्योरम कंप्लीट। योर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू लेवल सरफेस। ओके, तो यहाँ पे जस्ट हम रिव्यू कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा था वही था। जैसे ये आपका लेवल सरफेस है, ठीक है, यूनी पॉइंट से मिलके बनता है, जो भी लेवल सरफेस की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेवल सरफेस की इक्वेशन लेट करना है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस बी, क्या हो गया आपके लेवल सरफेस की इक्वेशन, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, यही होती है। सी यहाँ पे कोई भी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट, फिर हम क्या करते थे, इस लेवल सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट लेट करते थे, तो पॉइंट मान लो हमने यहाँ पे ले लिया पी, ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स वाई जेड, यही होता था हमारे पास, ठीक है, पॉइंट पी लेट करते थे। अब इसके बाद जैसा कि हमें पता है यहाँ पे कोई भी आपका, जैसे हमने अर्थ का सरफेस लिया था तो ये उसका सेंटर होगा, तो जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, इसका पी का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको हमने किससे डिनोट करा था, वेक्टर आर से, ठीक है। देन फिर हमने लिया था यहाँ पे कोई भी पॉइंट क्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, उसका फिर पोजीशन वेक्टर, तो अब इसी का ही लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब जैसे कि आपको पता है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे आपके एक्स वाई जेड, और ये पॉइंट जो है वो लेवल सरफेस पे है, तो लिख देंगे दिस इज द पॉइंट, इज अ पॉइंट ऑन द लेवल सरफेस, ठीक है, ये लेवल सरफेस पे क्या है आपका पॉइंट है P एक्स वाई जेड। अब पोजीशन वेक्टर अगर हम इसका निकाले तो उसको हम वेक्टर R से डिनोट करते थे। पोजीशन वेक्टर सिंपली क्या है यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, ओके। अब Q आपको एक अनदर पॉइंट लेट करना है, ठीक है, लेट अनदर पॉइंट Q। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो आप किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे सिंपली इसके स्मॉल एक्स वाई जेड लिए थे ना आपने पॉइंट P के, इसके आप ले लो कैपिटल X कैपिटल Y एंड कैपिटल Z, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एक आपकी जैसे Q P को अप्रोच करता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी कि ये Q पॉइंट जो है वो क्या करेगा, P की तरफ अप्रोच करेगा,
ठीक है। तो जब ये क्यू पॉइंट पी की तरफ अप्रोच करेगा तो यहाँ पे ना एक ऐसे टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो वही बता रखा है यहाँ पे कि ये जो आपका पॉइंट है क्यू, ये इस टेंजेंट प्लेन पर है। जो पी पे आपका जो टेंजेंट प्लेन है ना, क्योंकि अप्रोच करते करते तो वो यहीं पे ही आ जाएगा ना पॉइंट क्यू, तो वही लिखना है आपको कि लेट अनदर पॉइंट क्यू बी ऑन द टेंजेंट प्लेन, ठीक है। और ये टेंजेंट प्लेन कहाँ पे है? टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी पे। ओके, अब हम यहाँ से अब इस पी क्यू वेक्टर को निकाले तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो वेक्टर पी क्यू, तो हाँ यहाँ से इसका भी तो देखना है ना यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स से कैपिटल आर ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिए इसका पोजीशन वेक्टर भी कैपिटल आर ले लो, ठीक है। तो पी क्यू से पहले तो आपको वही लिखना है ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू सेम वही क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बस फर्क कितना है आपको कैपिटल लेने हैं यहाँ पे, प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे वेक्टर पी क्यू आपका क्या होगा, तो दोनों के पोजीशन कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वेक्टर आर माइनस स्मॉल आर, स्मॉल वेक्टर आर, ठीक है। तो वेक्टर आर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं आपके और स्मॉल आर के ये हैं, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस करने पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसको हमें माइनस करना है स्मॉल एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी तीनों आपके यूनिट वेक्टर्स है आई जे के, यहाँ पे भी, तो जो भी सेम सेम यूनिट वेक्टर्स है उनको कॉमन ले लो, तो यहाँ से कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आई कैप सेम हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड के कैप, ये क्या आ गया आपका वेक्टर पी क्यू आ गया, ठीक है। तो पी क्यू जैसे कि आपको पता ही है टेंजेंट प्लेन पे लाई करता है, जो भी टेंजेंट प्लेन आपका पी पे बनेगा पी क्यू उसी पे ही लाई करेगा, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे जैसे जो भी नॉर्मल जाएगा यूनिट नॉर्मल, उसको आपने ले लिया वेक्टर एन, तो यहाँ पे ये जो वेक्टर पी क्यू होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा ना, देखो ये जो वेक्टर पी क्यू हमने निकाला है ये इस टेंजेंट प्लेन पे लाई करेगा, है ना, और इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल आपका यूनिट वेक्टर एन, तो ये जो पी क्यू वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर हुआ, यही मतलब है ना इसका। और आपको पता है कि डेल फाई भी क्या होता है, डेल फाई की भी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके वेक्टर पी क्यू हैं और जो डेल फाई है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पे देखो जो वेक्टर पी क्यू है आपका वो भी इसी पी पे जो टेंजेंट पॉइंट है उस पे लाई कर रहा है, ओके। और ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन क्या होती है, इसके लेवल सरफेस के नॉर्मल होती है। तो वेक्टर पी क्यू और ग्रेडियंट फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, यहाँ पे 90 डिग्री का ही तो एंगल बन रहे हैं दोनों के बीच में, तो जस्ट यही चीज आपको समझनी है। और जैसा कि हमें पता है जब ये दोनों क्या है, आर परपेंडिकुलर, ये लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर। और जैसा कि हमें पता है जब कोई भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, वेक्टर पी क्यू, ओके, और ग्रेडियंट ऑफ फाई ये भी वेक्टर की फॉर्म में आता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, पता है ना, 0 के इक्वल, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू पुट करो, पी क्यू जैसे कि अभी हमने निकाला है यहाँ पे, यहीं पे वैल्यू लिखी हुई है, क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस वाई जे कैप प्लस जेड माइनस जेड के कैप, ओके। और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई की क्या वैल्यू होती है, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, यही वैल्यू होती है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सिंपली, बहुत ज्यादा इजी है। ये दोनों में यूनिट वेक्टर आई जे के है ना, तीनों ही टर्म्स में, इसके में भी और इसके में भी है, इनके जस्ट कॉम्पोनेंट्स जो होंगे आगे के कोफिशिएंट्स उनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से x माइनस एक्स और यहाँ से कर्ल फाई बाय कर्ल x, ठीक है। सेम इसी तरीके से प्लस y माइनस वाई कर्ल फाई बाय कर्ल y प्लस z माइनस z कर्ल फाई बाय कर्ल z, ये आपको स्मॉल और कैपिटल इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। तो ये आ गई है आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन जो कि P पॉइंट पे है, यही था ना हमारा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू लेवल सरफेस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन यही है आपकी मेन इक्वेशन, और ये जो टेंजेंट प्लेन है ये किस पॉइंट पे है, एट पॉइंट पी, ये ध्यान रखना, एट पॉइंट पी, ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो कि पी पॉइंट पे है, ठीक है। आपको फाइंड करना है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मतलब लेवल सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये एक अलग केस है, ये यहाँ तक हमारा अलग केस हो चुका है, इसमें आपको कोई भी एक क्यू पॉइंट लेट करना है, ठीक है, जो कि
जैसे पहले आपने एक पॉइंट लिया था P x y z कोऑर्डिनेट्स का, है ना। अब एक अनदर पॉइंट आपको लेना है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे यही x y z, और ये जो Q पॉइंट है ना ये इस पॉइंट के नॉर्मल होगा। ओके, तो मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका लेवल सरफेस है, यहाँ पे ये आपका पॉइंट P है, और आपको पॉइंट Q जो है वो इसके नॉर्मल लेना है इस डायरेक्शन में। जैसे यूनिट वेक्टर एन की जो डायरेक्शन होती है ना, वहीं पे कोई भी आप मान लीजिए यहाँ पे आपने ये पॉइंट Q ले लिया एक्स वाई जेड इस तरीके से, और ये भी पॉइंट P क्या है आपका एक्स वाई जेड, तो ये लेना है, ये क्या है आपका लेवल सरफेस। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है ग्रेडियंट ऑफ फाई की भी डायरेक्शन क्या होती है, इस लेवल सरफेस के नॉर्मल होती है। तो अब वेक्टर, अब P और Q अगर हम इसका ये वेक्टर निकालें, वेक्टर पी क्यू, ये भी किस डायरेक्शन में होगा, लेवल सरफेस के नॉर्मल होगा, और ग्रेडियंट ऑफ फाई भी लेवल सरफेस के नॉर्मल होता है। पहले तो हम यही लिख देंगे कि पी क्यू लाइज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन एट पी। ओके, सो पी क्यू क्या हुआ, डेल फाई का एक पैरेलल वेक्टर हुआ, मतलब देखो पी क्यू भी इसी डायरेक्शन में है और डेल फाई भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर पैरेलल हुए ना, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और जो दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो किसके इक्वल आता है, प्रॉपर्टीज याद करो, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने रिव्यू चैप्टर में। तो जब कभी भी दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे तो वो आता है 0 के इक्वल। ओके, वेक्टर पी क्यू और ग्रेडियंट ऑफ फाई दोनों ही क्या है, पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है एट पॉइंट पी, और ये इसकी वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में है ना। अब हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म और पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म। ये तो ऊपर वाली जो अभी हमने पढ़ी है तो वेक्टर फॉर्म हो गई। कार्टेशियन फॉर्म में देखो, जैसे कि अभी आपने देखा वेक्टर पी क्यू और ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये क्या है आपके पैरेलल है। तो जब कभी भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो वेक्टर पी क्यू, इसको आपने ग्रेडियंट ऑफ फाई का कुछ जैसे लैम्डा टाइम्स लिख दिया, यही होती है ना पैरेलल की कंडीशन, तो वेक्टर पी क्यू इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब पी क्यू की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, जैसे कि पी क्यू की वैल्यू हमने कब निकाली थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन करते टाइम निकाली थी, तो वहां से आप देख सकते हो। तो क्या थी यहाँ पे पी क्यू की x माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस वाई जे कैप प्लस z माइनस जेड के कैप, यही वैल्यू थी, इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ फाई की क्या वैल्यू होती है, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, यही वैल्यू होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, देखो आप यहाँ पे तीनों टर्म्स में देख रहे हो यूनिट वेक्टर्स आई जे के हैं और इधर भी यूनिट वेक्टर्स आई जे के हैं, इनके कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट कर दो आपस में। तो यहाँ से देखो x माइनस एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा टाइम्स ऑफ कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ से देखो y माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ल फाई लैम्डा टाइम्स ऑफ कर्ल फाई बाय कर्ल वाई के इक्वल, और z माइनस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के इक्वल। तो यहाँ तीनों से ही आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, y माइनस वाई कर्ल फाई बाय कर्ल वाई। ओके, यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, z माइनस जेड कर्ल फाई बाय कर्ल z, तो तीनों तो है तो लैम्डा की वैल्यूज ना, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि लैम्डा तो इक्वल है, लैम्डा एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट कभी भी डिफर नहीं करता, वो इक्वल ही होगा। तो ये जो फॉर्म है ये हो गई है आपकी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की दो फॉर्म पढ़ ली है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है आपकी वेक्टर फॉर्म है, और ये कैसी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। ओके, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस, कोई भी आपके पास दो सर्फेस है, जैसे आपने फर्स्ट सर्फेस ले लिया फाई वन एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सर्फेस है। सेकंड सर्फेस आपने ले लिया फाई टू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आपके दो सर्फेस हो गए, और इनके बीच में मान लीजिए ये दोनों सर्फेस जो है ना वो थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को कट करना। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इन दोनों सर्फेस के बीच में, वो हम ऐसे थीटा नहीं ले सकते, इन दोनों सरफेस के जो नॉर्मल होगा, ठीक है, वो दोनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो एंगल हमें लेना है। अब जैसे कि आपको पता है नॉर्मल क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई नॉर्मल होता है, जैसे ये आपका लेवल सरफेस है तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की डायरेक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका पी पॉइंट होता है तो टेंजेंट प्लेन इसके नॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ले लेते हैं फाई वन जो आपका सरफेस है, ओके, उसका हम नॉर्मल ले लेते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई वन, और इसका हम नॉर्मल ले लेते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई टू, ये दोनों आपने नॉर्मल ले लिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये थीटा नहीं होगा, इन दोनों सरफेस का जो नॉर्मल होगा डेल फाई वन डेल फाई टू, ये दोनों नॉर्मल है,
इनके बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये जिस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वो नहीं होगा कि दो सरफेस, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ये जिस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया, नहीं। इन सरफेस का आपको नॉर्मल देखना है, वो जिस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होगा आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो लेट्स से यहाँ पे ये दोनों सरफेस का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमने ले लिया है लेट्स से cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, और इसकी वैल्यू ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है इन दोनों नॉर्मल्स का, तो डेल फाई 1 और डेल फाई 2, इसका आपको क्या कर देना है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और नीचे आएगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड, उसे मल्टीप्लाई कर देना, मैग्नीट्यूड ऑफ फाई 1 डेल फाई 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई 2, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। I hope this is clear to all of you. So that's all for today. If you have any doubt in this lecture or previous lectures, you can do comment in the comment section. So आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल्स। सो स्टे ट्यून।